अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपने 2020 का एनुअल पेपर सॉल्व करना है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की जो हमारी वीडियो है वो 2020 के जो एनुअल पेपर्स के जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो हमने इम्पॉर्टेंट, जो भी हमने इजी से क्वेश्चन जो मैं आपको आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है और वीडियो पूरी वॉच करनी और कहीं से स्किप नहीं करनी, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। हमने 10 एंट्रीज सॉल्व करनी होती हैं और इसमें हमारे पास जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। दूसरे नंबर पे हम अपना जो हमारा लेजरिंग का हम कह सकते हैं, या हमारा जो 10 कॉलम शीट या 6 कॉलम वर्कशीट, या हम कह सकते हैं जनरल और एडजस्टिंग एंट्रीज का क्वेश्चन होता है, हम वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सॉल्व करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम किस तरह सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा वो हम अपना सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 में। जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल नोट रिसीवेबल वाला क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मतलब हमने जो 20 मार्क्स का और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, वो हम डेप्रिसिएशन वाला सॉल्व करेंगे। इस तरह ये हमारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर पूरा हो जाएगा। तो हम ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये थोड़े से बहुत ईजी भी हैं और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो हमने अपने पेपर के मुताबिक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कंपलसरी होता है वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपने पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारे ये जो क्वेश्चन होंगे 5, मतलब हमारा 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। 20 मार्क्स के हमारे शॉर्ट हो जाएंगे और 80 मार्क्स के हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये 100 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2020 का एनुअल पेपर सामने खोल लेना है, ताकि आपको ये जो मैंने एंट्रीज सॉल्व की हैं आपको समझ में आ सके। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कि ऑन अगस्त 2 2011 JLK कंपनी रिसीव्स अ 5590 डे 12% नोट फ्रॉम द कस्टमर टॉम मार्केट एंड पेमेंट on his 9000 account. Compute the maturity date for his note or prepare the JLK's journal entry for the August 2. अब वो हमसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं। हमें अपना जो उन्होंने दिया हुआ है वो अकाउंट रिसीवेबल दे दिए हैं 5500, और 90 डे का हमें पीरियड दे दिया है, और 12% का हमें नोट दे दिया है। और हमें कहा है कि कंप्यूट द मेच्योरिटी डेट फाइंड करो और JLK's जनरल एंट्री फाइंड करो अगस्त 2 के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी जो JLK एंट्रीज है वो फाइंड करेंगे, और उसके सिंपल सी एंट्री हमने पास की, नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। 5500 जो हमें दिया वही हमने लिख लिया। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंटिंग मिस्टेक है। 9000 जो हमें दिया गया ये हम इसमें मिस्टेक है। अगर आप बुक में ये जो हमारी ये एक क्विक स्टडी से हमारा क्वेश्चन लिया गया, अगर आप बुक में भी इसे देखें तो हमारे पास ये जो यहाँ पे 9000 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 5500 ही लिखा होगा। अगर आप बुक में चैप्टर नंबर 9 में जो क्विक स्टडी है, तकरीबन हमारे क्विक स्टडी 9.3 या 4 या 5 होगी, इस तरह हमारी क्विक स्टडी होगी, वो आपने देख लेनी है। बिल्कुल सेम टू सेम यही सिचुएशन होगी, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 9000 दिया है, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा 5500 दिया होगा। मतलब दोनों जगह हमारे पास क्या होगा 5500 होगा क्वेश्चन में। तो यहाँ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो हमने 5500 ही कंसिडर करना है। और अपना जो अकाउंट नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल की जो एंट्री पास करनी है उसमें हमने 5500 ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, मेच्योरिटी डेट फाइंड करनी है। तो मेच्योरिटी डेट फाइंड करने के लिए भी एक हमारा प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने कंप्यूट द मेच्योरिटी डेट फॉर दिस नोट। अब मेच्योरिटी डेट हमें अगस्त 2 की डेट दी गई थी। अगस्त 2 की डेट में हमने क्या मतलब हमने जो 90 डेज़ हमें दिए गए हैं, तो 90 डेज़ अगर हम अपने अगस्त की 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेच्योरिटी डेट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर हम अगस्त की 2 में मतलब 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास
हमें मतलब कुछ मंथ्स हमारे 31 के होते हैं, कुछ हमारे पास 30 के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि हमने अगस्त की 2 में 3 मंथ्स ऐड करने हैं, तो 90 डेज़ ऐड करने हैं। मतलब अब हमारे पास अब हमने करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो हमने अगस्त में देख लेना है कि हमारे पास कितने क्योंकि हमारे पास अगस्त का मंथ दिया हुआ ना, अगस्त की 2 की डेट दी हुई है, तो हमने क्या करना है, तो डेज़ इन अगस्त लिखने हैं। डेज़ इन अगस्त कितने हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो 31 डेज़ अगस्त में होते हैं। और डेट ऑफ द नोट क्या दी हुई है, डेट ऑफ द नोट दी हुई है हमें 2, मतलब अगस्त की 2 हमें क्या दी हुई है, डेट दी है। हमने क्या करना है, इन दोनों डेट्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज़ रिमेनिंग इन अगस्त आ जाएंगे, जो कि कितने हैं, 29 है। तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने अब अगस्त के डेट दिया हुआ था, हमने इसमें 3 मंथ्स ऐड करने हैं। मतलब हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मतलब 3 मंथ्स हमने ऐड करने होंगे। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर 30 डेज़ हुए तो 30 डेज़, 31 डेज़ हुए तो 31 डेज़ हमने क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। तो ये देखें ज़रा, अब हमारे पास डेज़ रिमेनिंग अगस्त कितने बच गए, 29 बच गए। उसके बाद हमने किया ऐड डेज़ इन सितंबर, मतलब हमने 30 डेज़ इसमें और ऐड कर दिए। और उसके बाद डेज़ इक्वल टू द 90 डेज़ और मेच्योरिटी डेट ऑफ द अक्टूबर 31। अब हमारे पास क्या हमने किया, अगस्त में हमने अगस्त की 2 हमें डेट दी गई थी। ये देखें ज़रा, अगस्त की 2 हमें डेट दी गई थी, अगस्त की 2 हमें डेट दी गई थी। अब हमने क्या करना है, अगस्त के हमारे पास अभी 28 डेज़ और भी रिमेनिंग है, मतलब 29 डेज़ अभी हमारे पास और भी अगस्त के रिमेनिंग है। मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस तरह ये हमारे पास अक्टूबर में जाके, अक्टूबर की डेट जब लास्ट आएगी तब हमारे पास जाके 3 मंथ्स बनेंगे, मतलब 90 डेज़ ऐड होंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपली देखें ज़रा, अब हमारे पास हमने सबसे पहले डेज़ इन अगस्त लिखे, कितने डेज़ थे, 31 डेज़ थे। और डेज़ ऑफ द नोट, मतलब जो हमें क्वेश्चन में डेट दी गई होगी अगस्त की 2, वो हमने लिखनी है। और इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज़ रिमेनिंग इन अगस्त, वो आ जाएंगे 29। उसके बाद हमने ऐड डेज़ इन सितंबर करने हैं, वो कितने हैं, 30 डेज़ हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास हमने जितने भी हमें चाहिए होंगे, मतलब हमने 90 डेज़ ऐड करने होंगे, तो उतने हमारे पास अक्टूबर की 31 में हमने 31 डेज़ ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये देखें ज़रा, 29, 30 और 31, हमारे पास कितने डेज़ हो जाएंगे, टोटल 90 डेज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मेच्योरिटी डेट आई वो क्या आई, अक्टूबर की हमारे पास क्या आई, 31 हमारे पास मेच्योरिटी डेट आई। अब ये देखें ज़रा, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो मेच्योरिटी डेट है वो क्या आई है, डेज़ इक्वल टू द 90 डेज़ और मेच्योरिटी डेट ऑफ अक्टूबर 31, और इज इक्वल टू 31 हमने लिख दिया ताकि हमें क्वेश्चन में आसानी हो। तो हमने क्या किया, डेज़ रिमेनिंग इन अगस्त हमारे पास 29 थे, और ऐड किए हमने डेज़ सितंबर के जो हमारे पास 30 थे। और हमने 90 डेज़ अपने कंप्लीट करने के लिए जितने भी हमारे पास अक्टूबर की 31, हमने 31 डेज़ और ऐड कर रहे थे, क्योंकि अक्टूबर में 31 ही डेज़ होते हैं। तो हमने 31 के 31 डेज़ ही ऐड कर दिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पे 90 डेज़ कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर 29 आ जाता है या 28 आ जाता है 31 की जगह, तो हमारी मेच्योरिटी रेट भी क्या होती, 28 या 29 होती। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास 31 डेज़ हमने ऐड करने थे 90 डेज़ कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी जो मेच्योरिटी रेट आई वो भी क्या आई हमारे पास, अक्टूबर की 31। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री में क्या क्या आ गया हमारे पास, company determines on the my one that it cannot collect the thousand of its account receivable from its the customer p caret अप्लाई द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड टू रिकॉर्ड दिस लॉस एज ऑफ द माई वन। अब वो कहते हैं हमने क्या फाइंड करना है, वो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड हमने लगाना है अपनी इस एंट्री पे। और हमने जो उन्होंने कहा है कि कंपनी ने डिटरमाइन किया है कि उन्होंने जो अकाउंट रिसीवेबल दिए थे वो कस्टमर को उन्होंने कलेक्ट नहीं किए। कितने के कलेक्ट नहीं किए, वो 1000 थे, वो उन्होंने कलेक्ट नहीं किए। तो हमने डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड अप्लाई करना है टू रिकॉर्ड दिस लॉस। जो उनको लॉस हुआ है कंपनी को, वो उन्होंने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी एंट्री किस तरह पास करनी है, ये हमने एंट्री याद कर लेनी है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस और अकाउंट रिसीवेबल। मतलब जो हमने डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के ज़रिए से जो हमारी
एंट्री होती है उसमें हमने बैड डेब्ट्स एक्सपेंस और अकाउंट रिसीवेबल लिखना होता है। तो वो कितने हैं 1000 और 1000 हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। जो अलाउंस के लिए होता है वो हमारे पास उसकी एंट्री और होती है, और ये जो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है इसकी एंट्री और दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब अलाउंस की बात आएगी तो मैं भी आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है। तो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड के लिए एंट्री क्या होता है बैड एक्सपेंस और अकाउंट रिसीवेबल। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन है, उसमें हमें क्या कहा गया है, दी प्रीपेड इंश्योरेंस हैड अ बिगिनिंग बैलेंस ऑफ 9600 एंड वाज डेबिटेड फॉर द 12900 ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। जनरलाइज द एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड एट द एंड एज्यूमिंग द एक्सपायर्ड इंश्योरेंस 7360। अब ज़रा इस बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमें जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमें निकालना होता है वो हमेशा एक्सपायर्ड में निकालना होता है, अनएक्सपायर्ड में हमें नहीं निकालना होता। हमेशा हमने किस में निकालना होता है, एक्सपायर्ड में निकालना होता है। तो जब हमने एक्सपायर्ड में निकालना है तो एक्सपायर्ड के लिए हमें, चूँकि अब हमें उन्होंने ख़ुद बता दिया है कि जो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो कितना है 7360। तो 7360 ही हमने अपनी जो हमारी डेबिट और क्रेडिट होगा वही हमने वहाँ लिख देना है। और एंट्री क्या पास होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर हम ये 7360 हम कहें कि हमारे पास ये आया किस तरह, तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। जो हमें फाइंड करने के लिए जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी वो क्या दी गई थी 9600 और 12900। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15140 आएगा। तो हम इन दोनों में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7360 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक्सपायर्ड फाइंड करना तो हमें दिया गया था। तो जब हमें एक्सपायर्ड दिया गया था तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें कि हम अपना क्वेश्चन करें कि हमारे पास ये किस तरह आया, तो ये इसको भी निकालने का एक तरीका है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी 9600 और 12900, इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जाके देखें, जो प्रीपेड इंश्योरेंस बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है और जो डेबिट बैलेंस दिए हुए, इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें एक्सपायर्ड दिया गया है इसमें से क्या कर देना है, आपने इनको माइनस कर देना। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 151 और 40 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना जो हमारा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होगा वो आ जाएगा। तो आप जब अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस को और जो हमें बिगिनिंग जो हमें बैलेंस दिया हुआ था और जो हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, इन दोनों को ऐड करके और इसमें से माइनस करने के बाद जो ये आया था हमने अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने एक्सपायर्ड फाइंड करना होगा वही आ जाएगा। फिलहाल इस चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि हमारे पास जो एक्सपायर्ड एक्सपेंस है वो ये है, मतलब 7360 है, तो आपने डायरेक्ट ये आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, 7360 ये अपनी एंट्री में लिख देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि ये हमारे पास किस तरह है, तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास 9600 और 12900 ये हमें दिए गए थे क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड करना है। और आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो हमारे पास अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस ये था इसमें से माइनस कर देना है। इसमें से माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 15140 आ गया। तो 151 जब 40 आ गया, तो जब हमने इन सब को कैलकुलेट किया 9600 को प्लस किया 12900 में और माइनस कर दिया 15140 जो हमने कैलकुलेशन से फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा एक्सपायर्ड एक्सपेंस है वही आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमारा इस चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास एक्सपायर्ड एक्सपेंस दिया गया तो सिंपली आपने एक्सपायर्ड एक्सपेंस ही लिख देना है अपनी एंट्री में जाके। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें हमें क्या कहा गया है, जो नेक्स्ट एंट्री में है, ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द बैलेंस ऑफ इन द अनअर्न्ड फीस अकाउंट बिफोर द एडजस्टमेंट्स at the end of the year is 78500. Generalize the adjusting entry required assuming the amount unearned fees at the end of the year is 33675. अब हमें जो unearned fees अकाउंट दी हुई है इन दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इन दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और ज़रा देखें क्वेश्चन में जाके हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक तो हमें कहा गया है कि द बैलेंस इन द अनअर्न्ड फीस अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 78500।
जीरो दिया गया और हमारे पास जो अनअर्न्ड फीस एट द एंड ऑफ द ईयर दी गई है वो कितनी दी गई है 33,675। इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है आपने। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 44,825 और एंट्री हमारी क्या पास होगी, क्योंकि हमारे पास अनअर्न्ड फीस अकाउंट का क्या आ गया, तो अनअर्न्ड फीस और फीस अर्न हमारी क्या होगी, एंट्री पास होगी। और जो आंसर है 44,825 और 44,825 डेबिट और क्रेडिट हमने इसको कर दिया। और उसके बाद हमारी जो फिफ्थ एंट्री है उसमें हमें पास क्या कहा गया, उसमें हमें कहा गया ऑन जून 1, 2014 हर्बल कंपनी रिसीव्ड 18900। अब वो हर्बल कंपनी रिसीव कर रही है 18900 फॉर द रेंट ऑफ द लैंड फॉर द 12 मंथ्स। अब वो क्या कहते हैं कि हमें जो हर्बल कंपनी उन्होंने रिसीव किया है 18900 लैंड का रेंट उन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है फॉर द 12 मंथ्स। उन्होंने 12 मंथ्स के लिए क्या किया, रिसीव किया। अब वो कहते हैं जनरलाइज द एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड फॉर द अनअर्न्ड रेंट ऑन द December 31, 2014। अब वो अपनी एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें एडजस्टिंग एंट्री बताओ December 31, 2014 के लिए। तो हमें सबसे पहले हमने इसमें, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री तो हमने एडजस्ट करना होगा सबसे पहले इनको, तो जून 1 दिया गया और हमें December 31 दिया गया। तो जून से लेकर दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ्स बनते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 7 मंथ्स हमारे पास बनते हैं जून की 1 से लेकर दिसंबर की 31 तक। तो 7 मंथ्स ये बनते हैं और 12 मंथ्स हमें क्या दिए गए हैं, जो हमने कैश रिसीव किया था कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो हमने सिंपली क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है हमने, 18900 को मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारे पास 7 जो हमने एडजस्ट करने से 7 हमारे पास मंथ्स आए थे, जून की 1 से लेकर और दिसंबर की 31 तक 7 मंथ्स आए, इसको आपने डिवाइड कर देना होगा 12 मंथ से, जो हमें 12 मंथ्स दिए गए हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो क्या आया, 11025 और 11025 हमारे पास डेबिट और क्रेडिट में आ गया। और अनअर्न्ड रेंट अर्नड वही जो हमारे पास फीस, अनअर्न्ड फीस या फीस अर्नड जो हमने ऊपर एंट्री पास की थी ट्रांजैक्शन 4 में, वही हमने यहाँ पास कर देनी। अनअर्न्ड रेंट, वहाँ रेंट था, यहाँ वहाँ हमारे पास फीस की बात थी और यहाँ पे हमारे पास किसकी बात है, रेंट की बात है, बात एक ही है हमारे पास। और उसके बाद छठी एंट्री में देखें 1/3 ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द 30,000 कैश रिसीव्ड इन एडवांस इज परफॉर्म्ड दिस पीरियड। अब वो कहते हैं हमारे पास 1/3 ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द 30,000 कैश, और 30,000 कैश है वो 1/3 है, तो 1/3 है तो 1/3 हमने करना होगा। तो रिसीव्ड इन एडवांस उन्होंने एडवांस में रिसीव किया, तो एडवांस में रिसीव किया तो हमारे पास क्या होगा, ये 30,000। अब वो एडवांस में है तो अनअर्न्ड फीस है, तो हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 हमने करना है, क्योंकि हमें 1/3 दिया हुआ था, 1/3 दिया हुआ था तो 10,000 हमारे पास 10,000 डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। और अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा। अनअर्न्ड क्यों है, क्योंकि हमें एडवांस का कहा गया है, तो जो एडवांस में होगी वो हमारी अभी अनअर्न्ड होगी, मतलब फ्यूचर में हमें मिलेगी। तो अभी जो हमारी है वो क्या होगी, अनअर्न्ड होगी। तो हमारे पास जो 7वीं एंट्री है उसमें हमें क्या कहा गया, 7वीं एंट्री में देखें जरा, डेप्रिसिएशन ऑन द कंपनीज इक्विपमेंट फॉर द 2011 इज कंप्यूटेड टू बी 16,000। इसमें हमारे सिंपल सी एंट्री हमने डेप्रिसिएशन के पास करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो भी हमें दी गई होगी वैल्यू वही हमने क्या कर देनी है, पास कर देनी है। अगर हमारे पास इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछते तो हमें या वो अपनी कॉस्ट देते, साल्वेज वैल्यू देते और हमें ईयर्स भी देते, तो हम अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के जो फार्मूला है वो हम फाइंड करके अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। फिलहाल हमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया गया था वो 16,000 दिया गया था, तो हमने वही लिख दिया अपना। उसके बाद हमारे पास जो 8वीं ट्रांजेक्शन है वो देखें ज़रा, 8वीं में क्या गया, हमें office supplies at the 300 opening balance and 2680 supplies were purchased during the year December 31, 2000 and physical count shows the 345 of the supplies available। अब वो हमने जो supplies फाइंड करने होते हैं वो हमेशा यूज्ड में फाइंड करने होते हैं, एंड जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है वो हमने हमेशा एक्सपायर्ड में फाइंड करना होता है। अगर वो दिया तो हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं, अगर हमारे पास ऑफिस सप्लाईज यूज्ड में दिए गए हैं तो हम वही यूज्ड में लिख देते हैं। फिलहाल हमें जो क्वेश्चन में
दिए गए ऑफिस सप्लाईज। एक तो हमें ऑफिस सप्लाई 300 दिया है और जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें 2680 दिया गया है। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और जो हमें ऑफिस सप्लाईज अवेलेबल दिया गया, ऑफिस सप्लाईज अवेलेबल याद रखें हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो आपने इन दोनों को माइनस कर देने हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2626। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज ये हमने एंट्री पास कर दी, ऑफिस सप्लाईज वाली, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज। और हमने क्या किया, जो हमारा ऑफिस सप्लाई से 300 और जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था हमें वो क्या दिया हुआ था 2680। और जो हमारे पास ऑफिस सप्लाई, जो हमारे पास सप्लाईज अवेलेबल थी उसको हमने माइनस कर दिया इन दोनों में से। तो हमारे पास 354 जब माइनस होना तो इन सब को कैलकुलेट किया तो हमने क्या आया 2626। हमारे पास क्या आएगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज अवेलेबल। बाद हमारी जो लास्ट, जो हमारी सेकंड लास्ट है उसमें देखें ज़रा, पेड द 1500 कैश फॉर द फ्यूचर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। अब वो हमें क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है, पे करना है कैश 1500 हमने कैश पे करना है फ्यूचर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। अब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रीपेड होगा। तो जब हमारे पास फ्यूचर की बात आ गई तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं तो हमने डेबिट किया एक्सपेंस को, और कैश हमने क्या कर दिया, कैश में कमी है तो वो क्रेडिट हो गया 1500 ही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया अपना। और इसमें देखें ज़रा हमने प्रीपेड क्यों लिखा, क्योंकि हमें फ्यूचर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का बताया गया था। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर ना होता तो हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिखते, क्योंकि हमें फ्यूचर भी कहा गया तो हमने क्या करना है, प्रीपेड मतलब हमने अपने पहले से पे कर रखे हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसमें हमें क्या कहा गया है, जो लास्ट ट्रांजैक्शन में देखते हैं हम, लास्ट ट्रांजैक्शन में कहा गया है पेड 345 कैश फॉर द अकाउंटिंग फर्म फॉर द फ्यूचर कंसल्टिंग सर्विसेज। ये भी हमारे पास फ्यूचर कंसल्टिंग सर्विसेज हैं तो फ्यूचर में हम मतलब पे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज हम लिखेंगे। अगर हमारे पास फ्यूचर लिखा ना होता तो हम क्या लिखते, प्रीपेड ना लिखते, कंसल्टिंग सर्विसेज से लिखते। हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर भी लिखा गया तो हमारे पास क्या, हमने क्या करना है, प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज लिखना है, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, तो हमें ये दे दिया गया अपना प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज और कैश, ये हमने अपना क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें फाइंड करना था अपनी एंट्री में वो लिख दिया। और जो हमें वैल्यू दी गई थी 3450 ये भी हमने लिख ली। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड हार्बर रियलिटी, इसमें हमें कहा गया एट द जुलाई 31 2014 द एंड ऑफ द कस्टमर कार द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज शोन बिलो। अब उन्होंने क्या दे दिया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दिया। ये हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल होगा ये हम अपना आगे जानेंगे हमारे पास जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसमें हमें क्या क्या दिया और हमने क्या क्या करना है इसमें। उसके बाद हमारे पास जो आगे हमें एक्सप्लेनेशन दिए हुए वो हम पढ़ते हैं। उसमें कहा गया द डाटा नीडेड टू डिटरमाइन द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आर एज फॉलो। अब उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट दे दिए और हमें ऊपर जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिए वो भी दे दिया गया और हमें कुछ ट्रांजेक्शन भी दे दिए, वो हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब अपने हमेशा याद रखना है कि एक तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा वो हमेशा एक्सपायर्ड में लेना है, और जो सप्लाई जो हमें सप्लाईज एक्सपेंस होता है या सप्लाईज अकाउंट वो हमने किस में लेना है, यूज़ में लेना है हमेशा। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, सप्लाईज ऑन हैंड एट द जुलाई 31 2011 हमें कितने दिए हैं, 380 दिए हैं, और ये हमें 380 दे दिए हैं जी। अब हमें ऑन हैंड दिए मतलब अनयूज्ड दिए, तो हमने क्या करने हैं, जो हमें सप्लाईज ऊपर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिए उसमें से क्या कर देने, हमने माइनस कर देने। फिर थर्ड में जाके कॉलम में जाके जो हमें कॉलम में जाके दिए गए, देखें ज़रा वह जाके जो हमारा थर्ड नंबर पे एक तो पहले कैश दिया हुआ, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल दिया और तीसरे नंबर पे हमारे पास सप्लाई दिया गया। तो सप्लाई कितनी है हमारे पास 1270 है, तो 1270 को हमने माइनस कर देना है। जो हमें सप्लाई जो हैंड दी है 380 दिया है, इसमें से हमने क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है और एंट्री क्या पास करनी है, सप्लाईज एक्सपेंस और सप्लाईज अकाउंट। तो हमारे पास 890 हमारी क्या आ गई, सप्लाईज एक्सपेंस आ गए। तो आपने सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन में काम करना है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर या डेट
डेट तो हमारे पास नहीं दी हुई, तो हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन नंबर ही लिख लें ताकि हमें ईजी हो जाए क्वेश्चन में। तो पार्टिकुलर्स लिखने हैं और डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो एंट्री के मुताबिक जो हमें एंट्री पास करनी है वो पास कर देनी है, और डेबिट और क्रेडिट में वही वैल्यूज सेम लिख देनी है। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें क्या कहा गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब उन्होंने क्या दे दिया, एक्सपायर्ड दे दिया, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारे पास एक्सपायर्ड पहले से मौजूद है। तो 315 हमें एक्सपायर्ड दिया, तो वही हमने लिख लिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट है वो हमें क्या दिया गया है, ट्रांजैक्शन सी में देखते हैं हम, डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज 4950। अब हमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो भी दे दी है 4950, तो हमने सिंपली अपनी एंट्री पास करी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4950 4950। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डी ट्रांजैक्शन, उसमें कहा गया है वेजेस एक्रूड बट नॉट पेड एट द जुलाई 31 2014। अब हमें वेजेस एक्सपेंस दे रहा है, वेजेस एक्सपेंस हमें वो कितने दे रहा है, वेजेस एक्रूड बट नॉट पेड एट द जुलाई 31 2014 440। आगे वो हमें डॉलर में 440 भी दे रहे हैं। तो हमने जो वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेबल अपनी एंट्री पास की, और हमने जो वैल्यू सी वो 440 और 440 अपनी लिख दी, क्योंकि वो कहते हैं वेजेस एक्रूड बट नॉट पेड, मतलब जो हमने अभी पे नहीं किया, तो हमारे लिए जो वेजेस होंगे वो पेबल होंगे। तो वेजेस एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और वेजेस पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन ई में क्या कहा गया, ट्रांजैक्शन ई में कहा गया एक्रूड फीस अर्नड बट नॉट रिकॉर्डेड एट द जुलाई 31 2014, और हमें 1000 वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने। तो इसमें क्या करना है, एक्रूड फीस अर्नड। अब हमने क्या कर रही है, एक्रूड फीस अर्न कर लिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं की, तो ये हमारे पास क्या होगी, अनअर्नड फीस होगी। मतलब हमारे पास अभी हमने फीस तो अर्न कर लिया है लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। हम कैश तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी ये फीस अर्न हो गई लेकिन हमें अभी रिकॉर्ड नहीं की, तो हम क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे और अर्नड फीस लिखेंगे। जब हम और 1000 जो हमें दिया गया अपनी वैल्यू, वही हम 1000 की 1000 ही लिख देंगे। उसके बाद हमने जो ट्रांजैक्शन लास्ट है हमारे, उसमें देखें, उसमें क्या कहा गया हमें, उसमें हमें अनअर्नड फीस दे दी है जुलाई 31 2014 की, कितनी दी है, 750 दी है। और इसमें इसको हमने एडजस्ट करना है, और एडजस्ट हमने किस तरह करना है, देखें ज़रा, जो हमारे पास अनअर्नड फीस दी हुई है, जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, उसमें दूसरे कॉलम में जाके देखें ज़रा, जो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट और अनअर्नड फीस हमें फिर दी गई, कितनी दी गई, 1250 दी गई है। और ये जो हमें 1250 दी गई थी, इसको हमने माइनस कर देना है, जो हमें वैल्यू दी गई है 750, इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और एंट्री हम क्या पास करेंगे, अनअर्नड फीस रेवेन्यू, फीस रेवेन्यू, ये हमने एंट्री पास कर दी, क्योंकि हमें अनअर्नड फीस तो जुलाई 31 2014 दी गई थी, कितनी दी गई थी, वो दी गई थी हमें 750, और जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था उसमें भी हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी, अनअर्नड फीस 1250। तो ये सिंपली हमने क्या कर लिया, अपना अनअर्नड फीस और फीस रेवेन्यू अपनी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी इंटर थी वो हमने पास कर ली। अब उसके बाद वो कुछ हमें रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है, प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज, वो प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। अब हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमने क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। और वो कहते हैं कि डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द एडजस्टिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हमें दो रिक्वायरमेंट्स फाइंड करने के लिए कहते हैं, एक तो जो एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने फाइंड कर चुके हैं, हम ये देखें, हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज फाइंड करनी थी वो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज फाइंड कर ली हैं। उसके बाद जो हमें फाइंड करने के लिए कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमने क्या बनाना है, अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने जो कॉलम है वो बनाने पड़ेंगे। इसको आपने थोड़ा सा समझना है। ये पार्टिकुलर, सबसे पहले पार्टिकुलर कॉलम बनाएंगे हम। पार्टिकुलर कॉलम में जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई थी, जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी गई थी, वो सारी की सारी हमने क्या लिख लेनी है, यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का लिखना है, और एडजस्टमेंट का लिखना है, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखना है। और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने फिर से दो कॉलम बनाने हैं, एडजस्टमेंट के भी आपने दो कॉलम बनाने हैं, और
और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के भी आपने फिर से 2 कॉलम बनाने हैं। मतलब ये हमारे पास 2 कॉलम ये, 2 कॉलम ये और 2 कॉलम ये, 6 ये कॉलम हो गए और 7 ये एक कॉलम हो गए। हमने क्या कितने कॉलम बना लिए? 7 कॉलम बना लिए। सबसे पहले आपने, अगर हमारे पास कहा गया हो कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फाइंड करना है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले ये इस तरह कॉलम बना लेना है, पार्टिकुलर कॉलम बना लेना है। उसके बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम बना लेने हैं, एडजस्टमेंट के 2 कॉलम बना लेने हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम बना लेने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पार्टिकुलर्स में हमारे पास ये हमने कहाँ से लिए, ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से ली, जो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया गया था। बुक में जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा पेपर है, उसमें जाके देखें, जो मैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें जो वैल्यूज़ दी हैं, सबसे पहले कैश दिया वो लिख लिया हमने, अकाउंट रिसीवेबल लिख लिया वो लिख लिया, सप्लाईज दिया वो लिख लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर हमारे पास ऑफिस सप्लाईज, फिर हमारे पास अकाउंट पेएबल, उसके बाद हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके बाद अनअर्न्ड फीस, कैपिटल स्टॉक, रिटेन्स और डिविडेंड्स, फीस एंड वेजेस पेएबल, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, फिर हमारे पास एक्सपेंस जित वो सारे हमने क्या लिख लिए, यहाँ लिख लिए। उसके बाद अब हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। अब ये बात आपने ज़रा समझनी है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ये हमने पार्टिकुलर्स लिख लिए उसमें, और पार्टिकुलर्स लिखने के बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिख दिया और डेबिट और क्रेडिट के हमने 2 कॉलम बना लिए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, पेपर में आए होते हैं कि हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का बताया होता है कि ये हमारे पास डेबिट है और ये हमारे पास क्रेडिट है। अब इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया हुआ है कि ये हमारे पास डेबिट है, ये हमारे पास क्रेडिट है, तो हमने खुद फाइंड करना है कि हमारे पास डेबिट कौन सी होगी, क्रेडिट कौन सी होगी। तो ये देखें ज़रा, जो हमारे पास कैश होता है, कैश हमेशा क्या होता है हमारे पास होते, तो हम क्या होते हैं, हमारे पास डेबिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट होता है, सप्लाईज भी डेबिट होते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस भी डेबिट होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारे पास क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। मतलब जो हम जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, ये हमारे पास सारे क्या हैं, एसेट्स हैं, तो एसेट्स हमारे पास क्या होंगे, डेबिट होंगे। उसके बाद ज़रा देखें, यहाँ भी हमारे पास अकाउंट पेएबल दिया है। अकाउंट पेएबल हमारे पास जो दिया, अकाउंट पेएबल हमारे पास लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो ये हमने क्रेडिट में जाके लिख लिया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अनअर्न्ड फीस और कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग, ये हमारे पास क्या होती हैं, सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये हमारे पास कहाँ आएंगी, क्रेडिट के कॉलम में आएंगी। उसके बाद जो डिविडेंड्स है, डिविडेंड्स हमेशा अर्नड होते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारा कैपिटल स्टॉक होता है उसमें हमारे पास डिविडेंड्स होते हैं, तो ये डिविडेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो उसके बाद ये देखें ज़रा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी हमने जब एंट्री पास की थी अपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, तो उसमें हम एंट्री किस तरह पास करते हैं, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एक्सपेंस का वो डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। तो वहीं से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये हमारे पास क्या है, क्रेडिट है। तो ये अनअर्न्ड फीस, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग, ये भी हमारे पास क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जो डिविडेंड्स है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे। उसके बाद जो फीस अर्नड है, फीस अर्नड तो ये हमारे पास रेवेन्यू होते हैं, तो रेवेन्यू क्या होते हैं, हमारे पास क्रेडिट होते हैं। उसके बाद एक्सपेंस जितने भी होते हैं हमारे पास, ये एक्सपेंस जितने के भी जितने हमारे पास क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और उसके बाद हमने अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो कॉलम था वो हमने बना लिया। मतलब जो हमें डेबिट और क्रेडिट का हमें नहीं बताया गया था, वो हमने अपना डेबिट और क्रेडिट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमने क्या कर दी, लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है, कौन सा कॉलम बनाना है, एडजस्टमेंट का कॉलम बनाना है। अब ये आपने थोड़ा सा समझना है एडजस्टमेंट हम किस तरह करते हैं। एडजस्टमेंट कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमने ये जो अपना एडजस्टिंग एंट्रीज पास की थी, इसमें आपने देखना है, ये देखे ज़रा हमें क्या दिया है, सप्लाईज एक्सपेंस दिया है और सप्लाईज दिया है, ये भी 890 दिया है, ये भी 890 दिया है। अब ये क्या करना है आपने, जो सप्लाईज एक्सपेंस और जो सप्लाईज अकाउंट है, जहाँ पे भी आपको पार्टिकुलर्स में सप्लाईज एक्सपेंस लिखा हुआ नजर है, आपने वहाँ जाके डेबिट में क्या लिख देना है, 890 लिख देना। और जहाँ पे भी सप्लाईज अकाउंट लिखा हुआ या सप्लाईज लिखा हुआ, वहाँ पे आपने क्रेडिट में जाके क्या लिख देना है, 890 लिख देना है। अब ये देखें ज़रा, मैं आपको शो करवाता हूँ कहाँ हमने 890 लिखे हैं। ये देखें ज़रा, हमारे पास जो ये देखें, अब हमारे पास चूंकि सप्लाईज एक्सपेंस में कहीं नहीं दिया हुआ था, तो हमने आखिर में क्या लिख दिया, सप्लाईज एक्सपेंस खुद से लिख दिया। मतलब अब ये हमारे पास जो हमारा सप्लाईज एक्सपेंस था वो डेबिट था, तो हमने यहाँ लिख दिया डेबिट में। अब हमारे पास पार्टिकुलर्स ज़रा जाके अपने जो पेपर है उसमें जाके देखें, आपको पार्टिकुलर्स में जो हमें क्वेश्चन दिया तो उसमें सप्लाईज एक्सपेंस कहीं नहीं नज़र आएगा। सप्लाईज नज़र आएंगे लेकिन सप्लाईज एक्सपेंस आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। तो सप्लाईज एक्सपेंस आपने नीचे खुद से लिख लेना है और 890 यहाँ के लिख देना है। और उसके बाद
जो हमारा सप्लाईज था, सप्लाईज में हमने क्या किया, सप्लाईज हमारा क्रेडिट था तो हमने क्रेडिट के कॉलम में जाके अपना ये देखे क्रेडिट के कॉलम में लिखा हुआ है 890। अब उसके बाद हम अपना सेकंड जाके देखते हैं। सेकंड में हमारे पास सेकंड में जाके देखते हैं हम, सेकंड में हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जहाँ लिखा होगा आपने 315 डेबिट में लिख देना है, और जहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा होगा वहाँ पे 315 क्रेडिट में लिख देना है। तो हमें सिंपली अपना देखा हमारे पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस था ये हमारा क्रेडिट में आना था तो हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया, और हमारे पास जो हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस था चूँकि वो हमें दिया ही नहीं हुआ था तो हमने ख़ुद से यहाँ पे लिख लिया लास्ट में, और 315 कहाँ लिख दिया, डेबिट के कॉलम में लिख दिया। और उसके बाद आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपने जो चीज़ आपको दी गई होगी, जो चीज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक पार्टिकुलर्स में आपको दी गई होगी, वहाँ आपने अगर वो डेबिट में आ रहा है, अब ये डेप्रिसिएशन देखे ज़रा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास अगर पार्टिकुलर्स में वहाँ हमारे पास आ रहा होगा तो हमने डेबिट में 490, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हमारे पास आ रहा है तो हमने क्रेडिट में जाके 4950 लिख देना है। तो ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ हमने लिखा। ये हमारे पास जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ये देखें हमारे पास ये है, डेबिट में क्रेडिट में हमने जाके 4950 जाके लिख दिया। और उसके बाद हम देखते हैं अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें कहीं नहीं दिया हुआ था तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डेबिट के कॉलम में 4950 जाके लिख दिया। और इसी तरह सिंपली आपने ये जो हमारे पास दिए गए हैं सब वैल्यूज़, वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेबल, ये आपने डेबिट में जाके लिख देना है, ये क्रेडिट में जाके लिख देना है। अकाउंट रिसीवेबल भी आपने ऐसे ही करना है और अर्नड फीस भी आपने ऐसे ही करनी है। तो अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये अर्नड फीस और फीस रेवेन्यू हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हमारे पास ये 500 और 1000 दो बार आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा नोट लिख देना है। नोट इस तरह से लिखना है, ये देखें जो मैं यहाँ भी शो हुआ है, ये जो हमारे पास रेवेन्यू है, मतलब आपने यहाँ पे स्टार लगा कर लिख देना है 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 15। मतलब कि हमारे पास जो रेवेन्यूज़ है वो हमारे पास दो तरह की आ रही हैं। एक तो हमारे पास ये आ रही है अंडर फीस रेवेन्यू 1000, और ये हमारे पास फीस रेवेन्यू दो तरह के आ रहा है 500। तो आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपने भी स्टार लगा देना है। ये देखे ज़रा, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है फीस अर्न में आपके पास जो डेबिट में जो डेबिट क्रेडिट के कॉलम में जो आ रही है आपकी फ़ीस रेवेन्यू 1500 है, तो 1500 के ऊपर ये देखें स्टार भी लिखा हो, तो आपने इस तरह से लिख लेना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मतलब यहाँ पे अब देखें ज़रा, ये हमारे पास फीस अर्न यहाँ भी क्रेडिट में थी और यहाँ भी क्रेडिट में थी, तो क्रेडिट में थी तो हमने यहाँ भी जो अपना एडजस्टमेंट जब हमने की तो यहाँ भी हमने क्रेडिट में जाके 1500 लिख दी। और 1500 हमारे पास कहाँ आएगी अपनी अनअर्न्ड में, तो हमने जो क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल 1000 था और अनअर्न फीस हमारे पास 500 थी, ये हमने यहाँ लिख लिया अपने। चूँकि हमारे पास जो हमारी फ़ीस रेवेन्यू थी वो हमारे पास दो बार आ रही थी। ये देखें ज़रा, हमारे पास जो फ़ीस अर्न थी ये हमारे पास दो बार आ रही थी, तो 1500 हमने जाके लिख दिया फ़ीस अर्न वाले कॉलम, मतलब क्रेडिट में जाके हमने लिख दिया। और हमारे पास जो अनअर्न्ड फीस थी वो 500 हमने डेबिट में लिख दी, और अकाउंट रिसीवेबल हमने लिखा अपना डेबिट में जाके। होप से बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर देख लें यहाँ पे ज़रा, ये अकाउंट रिसीवेबल हमने ये वाला 1000 लिखा डेबिट में जाके, और अनअर्न्ड फीस ये वाली 500 हमने जाके अलग-अलग क्रेडिट में डेबिट के कॉलम में जाके अलग-अलग लिख दी। और जबकि हमारे पास जो अर्न रेवेन्यू थी, फीस रेवेन्यू थी या अर्न रेवेन्यू थी, वो हमने एक ही मतलब क्रेडिट के खाने में एक ही जगह पे दोनों को ऐड करके लिख दिए, क्योंकि हमारे पास फीस रेवेन्यू और अर्न फीस में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं है, तो हमारे पास ये एक ही जगह आएंगे। तो हमने 1500 जाके इकट्ठा वहाँ जाके लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम हमने किस तरह बनाना है, ये देखें ज़रा, आपने इस बात को समझना है। अब जो हमारे पास डेबिट के कॉलम में ये हमारे पास डेबिट है, ना क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी डेबिट में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास सीधा जो डेबिट में था डेबिट में आ गया। और उसके बाद ये ज़रा देखें, यहाँ पे हमारे पास 7000 डेबिट में है और ये भी हमारे पास डेबिट में है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। जो डेबिट होगा, जो क्रेडिट होगा, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ये बात याद
रखनी है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इसको कहीं आप लिख लें। अगर डेबिट और डेबिट होगा तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर क्रेडिट और क्रेडिट होगा ये भी क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। और उसके बाद एक और जो कंडीशन आ जाती है वो क्या आ जाती है, अगर डेबिट हो और क्रेडिट हो तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। अगर यहाँ पे क्रेडिट हो और यहाँ पे डेबिट हो तो ये भी आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट ऐड होंगे और डेबिट क्रेडिट और डेबिट ये क्या होंगे, लेस होंगे। तो ये देखें ज़रा, इसमें अब मैं आपको ज़रा एक्सप्लेनेशन से समझा देता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे डेबिट था और यहाँ पे भी डेबिट था, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया तो 8000 आ गए हमारे पास। और ये दोनों यहाँ पे डेबिट में थे तो यहाँ भी हमारे पास किस में आए, डेबिट में आए। अब यहाँ पे आगे देखें ज़रा, सप्लाईज में ये डेबिट में है और ये डेबिट में हमारे पास आ रहे हैं, और ये जो हमारे पास सप्लाईज आ रहे हैं ये हमारे पास क्रेडिट में आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 1270 में से हमने 890 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आया, 380 आ गया। अब ये देखें ज़रा, अब हमने लिखना कहाँ है ये 380, यहाँ पे हमारे पास डेबिट था, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट था। अब यहाँ भी डेबिट का कॉलम है, यहाँ भी क्रेडिट का कॉलम है, हम लिखेंगे कहाँ पे वैल्यू। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जहाँ भी बड़ी वैल्यू होगी आपने उसी कॉलम में जाके लिख देना है। मतलब अब यहाँ पे डेबिट की बड़ी वैल्यू होती है 1270, तो यहाँ भी आपने डेबिट के कॉलम में बड़ी वैल्यू जहाँ भी होगी वहाँ पर अपनी लिख देनी है। अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू होती तो हम क्रेडिट के खाने में जाके लिखते। तो ये होप्स आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे हमारे पास डेबिट में दिया गया, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट में दिया गया। दोनों का आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने से 305 आ गया। चूंकि हमारे पास डेबिट में बड़ी वैल्यू थी तो हमने यहाँ भी आके डेबिट में लिख दिया। और उसके बाद देखें ज़रा, ऑफिस जो हमारे पास इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, तो हमने सेम टू सेम जाके अपने डेबिट के डेबिट में जाके लिख दिए। और 925 भी हमने, क्योंकि हमारे पास ये क्रेडिट में दिया होता तो क्रेडिट के खाने में जाके हमने वैसे के वैसे जाके लिख दिए। और उसके बाद ये देखें, हमें ये क्रेडिट में दिया गया और ये भी हमारे पास किस में दिया गया, क्रेडिट में दिया गया। तो जो दोनों क्रेडिट आ गए हैं तो दोनों को क्या कर देना, आपने ऐड कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4650 हमारे पास आ जाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह आपने ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये आपने क्या कर लेनी, ऐड कर लेना। मैं लास्ट से आपको समझा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास डेबिट का कॉलम था, ये हमारे पास क्रेडिट का, ये हमारे पास डेबिट का और ये हमारे पास क्रेडिट का। तो हमने क्या किया, ये हमें डेबिट में दिया गया था और ये डेबिट में दिया गया तो ये भी हमने जाके डेबिट में लिख दिया। और उसके बाद ये हमें क्रेडिट में दिया गया था, ये भी हमने जाके क्रेडिट में लिख दिया। और ये हमें डेबिट में दिया गया था, डेबिट में जाके लिख दिया। ये हमें डेबिट में, तो डेबिट में जाके लिख दिया। अब आपने लास्ट में काम क्या करना है, लास्ट में आपने करना क्या है, ये जो हमारे पास डेबिट वाला कॉलम था इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ और जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इन सब को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। और आंसर आपका क्या आएगा, 100,000 आपका आएगा। और आपने क्या करना है, ये जो हमें इस खाने में जो क्रेडिट में वैल्यूज़ दी हुई हैं इन सब को ऐड करना है आपने, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 100,000 आएगा। अगर दोनों को ऐड करने से दोनों के आंसर सेम आए तो मतलब हमने जो ये जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ डेबिट और क्रेडिट में लिखी हैं वो सही लिखी हैं। अगर क्या है, इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है, दोनों बराबर है। मतलब इसका भी 100,000 आया हमारे पास, इसका भी 100,000 आया, तो दोनों के आंसर क्या है, सेम है। मतलब हमने ये जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, मतलब जो चीज़ डेबिट होनी थी वो हमने डेबिट लिखी है, जो चीज़ क्रेडिट होनी थी वो हमने क्रेडिट लिखी है। अगर हमारी कोई मिस्टेक होती तो हमारा ये जो आंसर है वो भी क्या आता, गलत आता। तो हमने मतलब ये जो हमने अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, ये हमने क्या बनाया, सही बनाया, क्योंकि हमारे जो आंसर हैं इसके वो सही हैं। अगर हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो जाती कि हमने जो कैपिटल स्टॉक था जो हमारा वो क्रेडिट था और जो रिटेन अर्निंग थी वो भी क्रेडिट थी और डिविडेंड्स हमारा क्या था, डेबिट था, अगर हम इसको उलट पुलट कर देते, मतलब ये यहाँ पे आ जाता, ये यहाँ पे आ जाता और ये यहाँ पे लिख देते, तो ये हमारे पास जो आंसर आता वो भी गलत आता। मतलब अब हमने क्या किया, ये अपना को जो डेबिट और क्रेडिट की साइड जो हमने लिखी थी ये बिल्कुल सही किया। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट में भी इसी तरह करना है। एडजस्टमेंट में डेबिट के कॉलम में जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी और क्रेडिट के कॉलम में जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी, इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है और देखना है दोनों का आंसर सेम है। मतलब 8095 और 8095 दोनों का आंसर क्या है, सेम आया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सही है। और उसके बाद आपने डेबिट और क्रेडिट जो हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इसमें भी आपने ऐसे ही देखना है, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में दोनों वैल्यू सेम है। मतलब डेबिट और क्रेडिट में आपने सबकी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है और देखना है कि ये दोनों सेम है। मतलब हमारा क्या है, 10, हमारा आंसर क्या है, 106390, 1063
390 दोनों सेम आए हैं। तो हमारे पास क्या है, ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है। मतलब हमने जो अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम बनाया है, तो डेबिट और क्रेडिट के, वो भी हमारा क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं। मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया। तो क्योंकि हमें दोनों के आंसर इक्वल लाने होते हैं, तो हमें ये अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो हमारे लिए 20 मार्क्स पूरे फ्री मिल जाते हैं हमें। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के वाले से है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो 2020 के एनुअल पेपर में आया हुआ था। तो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा दिया, बैंक स्टेटमेंट फॉर द यूरेथेन कंपनी फॉर द जून 10 2011। अब वो क्या कहते हैं कि हमें indicate a balance of 9239.11. All cash receipts are deposited each evening in a night depository after the banking hours. The accounting records indicate the following summary data for the cash receipts and the payment for the June. अब हमें वो कुछ कैश दे देते हैं, कैश बैलेंस एज ऑफ द जून 1 वो कहते हैं कि हमारे पास 3943.50 और टोटल कैश रिसीट्स फॉर द जून है वो कितने हैं, 28971.6 है। और टोटल अमाउंट ऑफ द चेक्स इशूड इन जून कितना है, 28388.585 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी होती हैं। एक तो हमारे पास कैश बुक की वैल्यू दी होती है, दूसरी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू दी होती है। तो इसमें हमने जो बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू तो हमें दी हुई थी, मतलब हमें जो बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू थी वो हमें कितनी दी हुई थी, 9293.1, ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी। लेकिन हमें जो बैलेंस एज पर कैश बुक वैल्यू थी ये हमें नहीं दी हुई थी। तो ये हमने फाइंड की, जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी, मतलब जो हमें कैश बैलेंस दिया था, तो टोटल कैश रिसीट दिया गया था और चेक इशूड दिया था। तो ये हमने क्या करना है, इसमें से अपनी जो कैश बुक की वैल्यू वो फाइंड करनी है। तो कैश रिसीट्स और कैश बैलेंस और कैश रिसीट्स को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और जो चेक इशूड होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो आपने इन दोनों को ऐड करके इसमें से आपने माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 4526.34 हमारे पास क्या आ गया, अपना कैश आ गया। तो ये आपने लिख लिया आपने कैश बुक, जो हमारे पास कैश बुक का कॉलम था उसमें आपने लिख लेना है। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि हमें सबसे पहले इन क्वेश्चन में यही देखना होता है कि हमारे पास जो कैश बुक की वैल्यू दी है वो लिखनी है और जो हमें बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू दी है वो लिखनी है। तो कुछ क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें गिवन होती है, लेकिन जो 2020 का एनुअल पेपर था इसमें हमारे पास नहीं गिवन थी। तो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो जो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी कैश बुक की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि एक तो आपने पार्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना है और उसके बाद अमाउंट का कॉलम बना लेना है। उसके बाद पार्टिकुलर कॉलम और अमाउंट का कॉलम, इस तरह आपने 4 कॉलम बना लेने हैं। और 4 कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले आपने क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। मतलब एक साइड पे आपने कैश बुक का कॉलम बना लेना है, दूसरी साइड पे आपका बैंक स्टेटमेंट का कॉलम बनेगा और बैंक स्टेटमेंट का कॉलम भी बनेगा। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जब बैलेंस एज पर कैश बुक की वैल्यू लिख लेनी है जो हमें गिवन हो, और बैंक स्टेटमेंट की जो वैल्यू गिवन हो वो आपने लिख लेनी है। सिंपली आपने बस अभी यही काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक तो आपने ऐड और लेस का कॉलम लिखना है। ऐड का कॉलम मतलब आपने ऐड लिख देना है, ये जहाँ पे हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे इसी के नीचे आप अगर लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐड का लिखना है। और 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद या 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद हमने क्या लिखना है, लेस का लिखना है और लेस का लिखना है और यहाँ पे ये निशान भी डाल देने हैं। तो दोनों साइड पे आपने क्या करना है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जब हम लिख लेते हैं उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऐड और लेस लिख देना है यहाँ पे। और आपने क्या करना है, ऐड लिखने के बाद 3 लाइन छोड़ देनी है और लेस लिखने के बाद 3 लाइन छोड़ देनी है। तो आपने करना क्या है, उसके बाद देखें ज़रा, अब हम अपना क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसके मुताबिक जो चीज़ें ऐड होती होंगी वो चीज़ें हम ऐड करेंगे और जो चीज़ें लेस होती होंगी वो हम चीज़ें लेस करेंगे। और इसी तरह जो हमें कैश बुक की वैल्यू होंगी वो हम कैश बुक में लेस करेंगे या ऐड करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट की वैल्यूज़ होंगी वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे या लेस करेंगे। और ये जो
हम चीज़ें ऐड या लेस करेंगे ये हमें रूल्स पहले सीखने पड़ेंगे। तो जो बैंक स्टेटमेंट के रूल्स होंगे उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, वो आप मेरे चैनल बुज़दार ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे। आपको जब चैप्टर 8 की बारी आएगी तब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 8 के नेम से वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS के रूल्स क्या होते हैं। तो आपको तब ये आपको बहुत ईजीली समझ में आ गए। अगर आपको रूल्स आते हैं तो अब भी आपको ये बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें कहा गया कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट एंड द अकम्पनिंग कैंसल्ड चेक्स एंड मेमोज विद द रिकॉर्ड्स रिवील्स द फॉलोइंग रिकंसाइलिंग आइटम्स। अब सबसे पहले ए ट्रांजैक्शन में बात करते हैं। द बैंक हैड कलेक्टेड फॉर द यूरेथियन कंपनी 1030 ऑन अ नोट लेफ्ट। सबसे पहले आपने काम क्या करना है? सबसे पहले आपने, ये मैं आपको पहले बताना भूल गया कि आपने जो सबसे पहले काम करना है वो ये करना है, इसके नंबर भी काट लेते हैं एग्जामिनर। मतलब अपनी यूरेथियन कंपनी सबसे पहले लिखना है और उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखना है और जो डेट दी गई है आपने वो लिखना है। ये काम आपने लाजमी करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे आपके या 1 या 2 मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि ये जो चीज़ है ये आपने लाजमी लिखनी है। तो उसके बाद हम अपना जब क्वेश्चन होगा उसकी तरफ आते होते हैं। और सबसे पहले हमने ये जो रिक्वायरमेंट जो हमें कहा गया वो सबसे पहले अपने कंपनी का नेम और जो फाइंड करना हो वो और जो डेट दी गई है वो आपने लिखनी है। तो हम पढ़ रहे थे अपना जो ट्रांजेक्शन है उसमें कहा गया था द बैंक हैड कलेक्टेड फॉर द यूरेथियन कंपनी 1030 ऑन अ नोट लेफ्ट ऑफ द कलेक्शन द फेस अमाउंट ऑफ द नोट वाज 1000। अब वो हमें कहते हैं कि हमने बैंक से कलेक्शन की है और वो कितनी की है? 1030 की है। उसकी फेस वैल्यू क्या है? 1000 है। तो आपने फेस वैल्यू की तरफ नहीं जाना है। फेस वैल्यू हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है। आपने जो बैंक कलेक्शन की है वो 1030 की है और जो फेस वैल्यू है वो 1000 है और उसके ऊपर जो 30 दिया हुआ है ये हमारे पास क्या होता है? उसके बैंक कलेक्शन के जो हमारे पास चार्जेस होते हैं वो आ जाते हैं। हमने क्या करना है? बैंक कलेक्शन में जब हमें वैल्यू दी हुई है 1030 वही हमने लिख लेनी है। फेस वैल्यू को हमने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमें क्या करने के लिए दी हुई है? कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो बैंक कलेक्शन क्या होंगी? हमारे पास जो ऐड होगा, जो हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक में जो हमारे पास ऐड होगा वो क्या होगा? बैंक कलेक्शन जो हमने कैश कलेक्ट किया होगा वो हमारे पास कैश बुक में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो बैंक कलेक्शन होती है वो कैश बुक में क्या होती है? ऐड होती है। तो ये भी हमारा एक क्या है? रूल है। तो ये रूल के मुताबिक ही हमने इसको लिखा है। उसके बाद क्या है हमारे पास जो बी ट्रांजेक्शन है उसमें कहा गया डिपॉजिट ऑफ द 1852.21 रिप्रेजेंटिंग द रिसीट्स ऑफ द जून 30 had been मेड टू लेट टू अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अब हमें कुछ नाइट्री डिपॉजिट्स दी हुई हैं, मतलब डिपॉजिट्स एंड ट्रांजिट दिया हुआ है। जब भी हमारे पास नाइट्री डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स एंड ट्रांजिट की बात आएगी तो सीधा आपने कहाँ जाना है? बैंक स्टेटमेंट में जाना है। बैंक स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू देगी वो आपने क्या कर देनी होगी? ऐड कर देनी होगी। मतलब 1852.21 आपने क्या कर देना है? जाके बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देना है। उसके बाद हमें जो सी ट्रांजेक्शन है उसमें कहा गया था चेक्स आउटस्टैंडिंग टोटल। अब आउटस्टैंडिंग चेक दिए हुए हैं तो आउटस्टैंडिंग चेक आपने हमेशा याद रखना है। आउटस्टैंडिंग चेक हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें क्या होते हैं? लेस होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स आपने क्या कर देनी है? लेस कर देनी है, जो कि है 5265.27। तो ये आपने क्या कर देनी है? बैंक स्टेटमेंट में जाके लेस कर देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़नी है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है? चेक ड्रॉन फॉर द 139 हैड बीन इनकरेक्टली चार्ज्ड बाय द बैंक एज 157। अब वो कहते हैं कि हमने जो चेक ड्रॉन किया है हैज़ बीन इनकरेक्टली चार्ज्ड बाय द बैंक एज 157। अब हमने देखना है इसमें कि ये एरर किस चीज़ का है? बैंक का है या कैश बुक का है? तो हमें सीधी सी बात बताएगी कि चेक है जो हमने ड्रा किया था 139 का और जो हमें इनकरेक्टली हमारे जो बैंक ने चार्ज कर दिया वो कितना था? 157 का। मतलब ये बैंक एरर है तो बैंक एरर बैंक में ही आएगा। तो बैंक स्टेटमेंट में हमने क्या लिख दिया? अपना एरर लिख दिया और 157 को हमने माइनस कर दिया 139 से, तो हमारे पास क्या आ गया? ये 18 आ गया। अब हमने इसमें देखना ये होता है कि हमारे पास ये ऐड होगा या लेस होगा। ये इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये ऐड होंगी या लेस होंगी। तो इसके लिए एक जो रूल होता है वो मैं आपको जब अपना क्वेश्चन करवाऊँगा, जब मैं आपको इसी चैप्टर के जब मैं वीडियोस बनाऊँगा तो आपको रूल्स समझा दूँगा, या आपको जब अपना
ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मेरे चैनल पे जो इसकी रूल्स होंगे उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास जो चेक दिया गया है वो क्या है, हमने ड्रा किया है 139 का, लेकिन बैंक ने हमें इनकरेक्टली चार्ज कर दिया है 157 का। तो 157 का हमें, क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमने जो हमने पे कितना, हमें हमारी चार्ज कितना था जो इन्होंने इनकोरेक्टली चार्ज किया था बैंक ने, वो था 157, लेकिन हमने कितने का ड्रा किया था 139 का। जब हमने 139 का ड्रा किया तो हमारे पास जो 157 है वो किसका है, हमने इनकोरेक्टली चार्ज बाय द बैंक है। तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो इन दोनों को जो माइनस करने से जो आंसर है वो 18 आया। वो 18 क्या लिख दिया हमने, डॉलर के कॉलम में जाके लिख दिया। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्या करना है, दी चेक फॉर द 370 रिटर्न विद द स्टेटमेंट हैव बीन recorded in the company's record as 730. The check was for the payment of an obligation to the every equipment company for the purchase of the office supplies on account. अब इसमें ऑफिस सप्लाईज की बात आ गई, तो ऑफिस सप्लाईज जहाँ भी बात आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको कैश बुक में कंसिडर करना है। तो जब भी ऑफिस सप्लाईज की बात आ जाए तो ऑफिस सप्लाईज के जो मतलब ये हमारा किसका कैश बुक का एरर होगा। तो कैश बुक का एरर है तो हमें 730 दिया हुआ 370 दिया, इन दोनों का आपने क्या करना है, माइनस करना है, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 360 आ जाएगा हमारे पास। और ये भी हमारा रूल है कि हमने इसको कैश बुक एरर में जो हमारा है ये हम इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे। इसमें आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं आपको एक जो हमारे रूल की वीडियो उसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। उसमें हमें क्या कहा गया, द बैंक सर्विस चार्जेस फॉर द जून अमाउंटेड टू द 18.20। अब वो बैंक चार्जेस हमें दे रहे हैं। बैंक चार्जेस हमने जो चार्जेस किए हैं, जब भी बैंक चार्जेस की बात होगी तो हमने जब भी कोई सर्विस चार्जेस या कोई भी चार्जेस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। किस में, अपनी कैश बुक में जाके लेस करेंगे। तो 18.20 हमने क्या कर देनी है, लेस कर देनी है। तो अब से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब भी ये हमने अपनी सब वैल्यूज़ लिख देनी है तो इनको क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। मतलब हमने सबसे पहले ये वैल्यू 5 to 62 पॉइंट जितनी भी हमें वैल्यू दी हुई है इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। इसको आपने टोटल जो होगा ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, और इसको ऐड करने के बाद आपने माइनस कर देना होगा 18.20 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5898.05। और आपने इसको ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा आपका उसमें से आपने जो लेस करना है वो 5265 इसको लेस कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5898.05। अगर हमारे पास ये जो दोनों आंसर दिए गए हैं ये हमारे पास सेम आते हैं तो ये जो आंसर हमें दिए गए हैं, ये जो हमें जो एडजस्टेड बैलेंस हमारा आया है दोनों में, ये देखें ज़रा, जो हमें एडजस्टेड बैलेंस हमारा जो आया वो क्या आया, दोनों में सेम आया है। तो ये 5898.05 और 5898.805, अगर ये दोनों कैलकुलेशन में हमारे पास ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ये सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन भी क्या होगा, सही होगा। हमारा क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर ये दोनों आंसर सेम ना आए तो हमारा क्या होगा, आंसर भी गलत होगा, हमारा क्वेश्चन भी गलत होगा। तो जो एग्जामिनर होगा वो हमारे मार्क्स काट लेगा। उसके बाद हमने इसमें एक लास्ट चीज़ ये करनी है कि हमें इसमें कहा गया था कि हमने क्या करनी है, एंट्रीज़ पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करनी है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करनी है वो हमेशा किसकी पास करनी है, हमेशा हमेशा आपने याद रखना है कि कैश बुक की आपने पास करनी है एंट्री। जो भी क्या होगा वो कैश बुक में आपने एंट्री पास करनी है। तो कैश बुक में जितने भी आपने वैल्यूज़ होंगी इन सब की क्या करनी है, एंट्री पास कर देनी है। और हमने देखना है उसमें हमें क्या क्या दिया गया था। एक तो हमें दिया गया था अपने जो कलेक्शन थी, बैंक कलेक्शन दिया गया था, और हमें जो ऑफिस सप्लाईज का जो हमारा एरर था कैश बुक का वो दिया गया था, और हमें क्या दिया था, बैंक सर्विस चार्जेस दिया गया। तो हमने क्या करना है, इसी की एंट्री पास करनी है। अब देखना ये है कि हमारे पास क्या, जब हमने बैंक कलेक्शन की तो जब हमारे पास क्या हुआ, कैश हमारा क्या हमारे पास है, तो हमने क्या किया, कैश अपना कलेक्ट किया तो कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, और नोट रिसीवेबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज में देखा, ऑफिस सप्लाईज में भी हमारे पास क्या था, एरर था। तो कैश में हमारे पास मिला तो हमारा कैश क्या हो गया, डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो गया। तो इसलिए हमने इसको कैश को एक बार लिख दिया, और जो नोट रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाई दोनों को ऐड करने के बाद हमने कैश एक जगह लिख दिया। हम दोनों की एंट्रीज अलग भी पास कर सकते थे, लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है कि हम क्या करें, अपनी दोनों की एंट्रीज इकट्ठी पास करें। तो हमें उसके बाद हमने क्या करना है, बैंक सर्विस चार्जेस और कैश। बैंक सर्विस चार्जेस हमारे पास क्या है,
हमें जो वैल्यू दी गई थी 18.20, वही हमने एंट्री पास कर दी है। सर्विस चार्जेस हमारे पास जो भी चार्जेस होंगे वो हमारे पास डेबिट होंगे, कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। हमने ये एंट्री पास अपनी कर दी और ये है जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 9 से है। और चैप्टर 9 में ये जो 2020 में जो एनुअल क्वेश्चन जो हमारे 2020 के एनुअल पेपर जो है चैप्टर 9 से क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी हम जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। हमें क्या कहा गया, एट द December 31 ग्रीन टी कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग रिजल्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू द पेपर। December 31 2000 ग्रीन टी कंपनी रिपोर्ट्स द following results for its the calendar year। कैश सेल्स हमारे पास क्या है 1200,000 है और क्रेडिट सेल्स 900,000 है। इट्स ईयर एंड एनुअल रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। और फॉलोइंग आइटम्स हमारे पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है 195,000, डेबिट अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स क्या है हमारे पास 3,000 डेबिट। और रिक्वायरमेंट में हमें क्या क्या है, एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द बैड डेब्ट एक्सपेंस assuming the uncollectible are estimated to be 1.5% of the credit sale। अब सिंपल सी बात है, आपने इसमें याद रखनी है कि ये देखें ज़रा, हमारे पास जो हमें वैल्यू दी गई थी, एक तो हमें इसमें फाइंड करने के लिए जो ए रिक्वायरमेंट है उसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, बैड डेब्ट एक्सपेंस फाइंड करना है। तो बैड डेब्ट एक्सपेंस में हमने जो एंट्री पास होती है वो क्या होती है, बैड डेब्ट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। ये आपने एंट्री याद कर लेनी है। तीनों जो मैं तीनों रिक्वायरमेंट्स दी हुई उसमें हमारे पास यही एंट्री पास होनी है। तो बैड डेब्ट्स हमारे पास क्या हो गया, डेबिट हो गया। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट ए है उसमें वो कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द बैड डेब्ट एक्सपेंस अज्यूमिंग द अनकोलेक्टेड एस्टिमेटेड टू बी 1.5% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। अब जो हमें क्रेडिट सेल्स दी हुई है उसका हमने क्या ले लेना है, 1.5% ले लेना है। अब जाके हमने जो ऊपर हमें वैल्यूज़ दी गई थी, क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी गई थी 900,000 दी गई थी, उसका हमने क्या ले लेना है 1.5% ले लेना है। मतलब हमने क्या करना है 900,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 डिवाइडेड बाई 100 या 1.5% से, एक ही बात है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 13500, 13500। ये हमने अपनी एंट्री पास कर दी। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट में देखे जरा, सेकंड रिक्वायरमेंट में वो क्या कहते हैं, सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कहते हैं प्रिपेयर द एडजस्टिंग जनरल टू रिकॉर्ड द बैड डेब्ट एक्सपेंस अज्यूमिंग द अनकोलेक्टेड एस्टिमेटेड टू बी 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स। अब वो टोटल सेल्स की बात करते हैं। तो ऊपर हमें कैश सेल्स दी हुई थी और क्रेडिट सेल्स दी हुई थी। तो हमने क्या करना है, जो हमें कैश सेल दी गई थी कितनी दी गई थी 1200,000 और क्रेडिट सेल्स हमें कितनी दी गई थी 900,000। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल सेल्स आ गए। फिर हमने क्या किया, इसको उनको मल्टीप्लाई कर दिया 0.5% से। तो जब 0.5% मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 10500, 10500 हमारे पास क्या आ गया, अपना बैड डेब्ट एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, क्योंकि हमने यही फाइंड करना। तो उन्होंने क्या कहा हुआ था कि टोटल सेल्स का 0.5% लेना है। तो हमें जितनी भी सेल्स दी गई होंगी उनका हमने क्या करना होगा, ऐड करना होगा और उनका मल्टीप्लाई कर देना होगा उसको 0.5 डिवाइडेड बाय 100 से, या मल्टीप्लाई या परसेंट से, बात एक ही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सी ट्रांजैक्शन है उसमें हमें क्या कहा गया, उसमें हमें कहा गया प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द बैड डेब्ट अज्यूमिंग द अनकोलेक्टेड एस्टिमेटेड टू बी 6% ऑफ द ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। अब वो कहते हैं कि जो ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल है वो क्या है, हमारा 6% है। अब क्वेश्चन में ऊपर जाके देखें, जो हमें अकाउंट रिसीवेबल दिया गया था वो कितना दिया गया था, हमें अकाउंट रिसीवेबल 195,000 दिया हुआ था। और जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट में कितना दिया गया था 3,000 दिया गया था। तो आपने क्या करना है, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 6% से। जो हमें कहा गया है कि 6% निकालो। और जो भी हमें अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, हमें बुक में ज़रा जाके देखें, क्वेश्चन में ज़रा जाके देखें, आपको जो अकाउंट रिसीवेबल 195,000 डेबिट अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट 3,000 डेबिट। अब ये डेबिट दिया गया तो डेबिट आपने क्या करना है, ऐड करना है। अगर यहाँ पे क्रेडिट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते। तो 195,000 मल्टीप्लाई 6% प्लस क्या करना है आपने 3,000 जो हमें अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स दिया गया है डेबिट में, वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो जो इन सब को सॉल्व करने के बाद, मतलब 195,000 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6% से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डेबिट में जो वैल्यू उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14700 हमारे पास क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन था, और एंट्री इसमें एक ही पास होनी थी, बैड डेब्ट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। उसके बाद हम अपना क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन के हवाले से चैप्टर 10 में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्लब यूजेज द, क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू द पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्लब यूजेज द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फॉर अ मशीन कॉस्टिंग द 21750 विद एस्टिमेटेड 4 ईयर लाइफ एंड 2250 salvage value at the beginning of the third year. Supreme determines that the machine loss has the 3 more years of the remaining useful life, after which it will an estimated 1800 salvage value compute। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए कहते हैं, मशीन्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ दैट सेकंड ईयर। और सेकंड रिक्वायरमेंट वो कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द फाइनल 3 years गिव द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अब वो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहते हैं कि हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या फाइंड करना है, मशीन बुक वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट में वो हमने क्या फाइंड करना है, अपना अमाउंट और डेप्रिसिएशन रिवाइज एस्टिमेट्स फाइंड करने हैं। तो आपने सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉस्ट लिख लेनी है जो हमें गिवन वैल्यू में दी गई है 21750। क्वेश्चन के स्टार्ट में दी है हमें कॉस्टिंग 21750, जो हमें कॉस्ट दी वो साल्वेज वैल्यू आपको दी गई है 2250, वो आपने लिख लेनी है। साल्वेज वैल्यू हमें 2250 दी और लाइफ हमें क्या दी है, 4 years दी हुई है। तो 4 year जब हमें लाइफ दी है तो हमने क्या किया, अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला। फार्मूला क्या होगा हमारा, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो हमने क्या किया, अपना इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया पर ईयर, वो क्या आ गया 4875। हमारे पास क्या आ गया, अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। हमने इसमें फाइंड क्या करना था, जो पहली रिक्वायरमेंट थी हमारी, जो पहली रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा गया था कि आप फाइंड करो मशीन्स बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए आप क्या फाइंड करो, बुक वैल्यू फाइंड करो। तो उसके लिए आपने टेबल बनाना होगा। अब सबसे पहले आपने ईयर का फाइंड ईयर लिखना होगा, क्योंकि हमने सेकंड ईयर के लिए निकालनी है, तो सेकंड ईयर तक हम अपना टेबल बनाएंगे। तो ईयर 1 और 2 हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा जो हो गया वो हमने जो फाइंड किया यही हमने लिखा 4875, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारा यही होगा। और बुक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमने क्या कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, निकालनी है। बीवीए की वैल्यू आपने क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है आपने, जो कॉस्ट को माइनस कर देना है आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बीवीए। अब हमने कॉस्ट कौन सी लेनी है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन सबसे पहले जो हमें कॉस्ट की वैल्यू दी हुई थी, मतलब हमने ये जो हमें कॉस्ट की वैल्यू दी है, देखें ज़रा 21750 जो हमें कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है, ये हमने लिख लेनी है 21750, ये हमने वैल्यू लिख लेनी है। और इसको माइनस कर देना है, जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा ये हमारे पास, इन दोनों को हमने क्या कर देना होगा, माइनस कर देना। मतलब कि हमने माइनस करना होगा 21750 को माइनस कर देंगे 4875 से। 4875 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बीवीए क्या आएगा, 16875 हमारे पास क्या आ जाएगा, बीवीए आ जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी हमारे पास। तो हमने सेकंड ईयर के लिए भी इसी तरह किया। सेकंड ईयर में भी हमारे पास 4875 क्या आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने किस तरह निकाला, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 9750 आ गया। और जब हमने बुक वैल्यू ऑफ एसेट निकालनी है तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट निकालने के लिए वही हमारे पास 2175 को माइनस कर देंगे, जो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9750 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 हमारे पास क्या है, अपना एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर है, बीवीए इज $12,000। तो हमारे पास 12,000 क्या आ गया, हमारा बुक वैल्यू ऑफ मशीन आ गई, मतलब सेकंड ईयर के लिए। उसके बाद हमें जो फाइंड करने के लिए कहा गया था वो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 होगी। और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमारे पास जो मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था वो रिक्वायरमेंट नंबर ए था। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर बी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ही। तो ऑन जनवरी 5 2011 होल्स्ट्रो कंपनी डिस्पोजेज ऑफ अ मशीन कॉस्टिंग द $65,500 with accumulated depreciation of 35284. Prepare the entries to record the disposal under the each of the following separate assumptions of the अंडर द फॉलोइंग सेपरेट एजम्पशंस। और पहली जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं मशीन इज सोल्ड फॉर 25343, और दूसरी रिक्वायरमेंट मशीन इज ट्रेडेड इन फॉर द न्यूज़पेपर। अब ये अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कैश हमें कितना दे होते हैं 86125, जो कि हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था, जो हमने क्या, अब हमने रिक्वायरमेंट्स फाइंड करनी है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई है वो क्या दी गई है,
सॉरी, ये पीछे हमारे पास जो हमने रिक्वायरमेंट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर जो 7 था, उसमें हमने ए जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, उसमें मैं दो मज़ीद रिक्वायरमेंट्स फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हमने एक रिक्वायरमेंट तो हमने फाइंड कर ली थी, जो हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी थी सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद हमने रिवाइज एस्टिमेट्स फाइंड करना, तो वो किस तरह हम फाइंड करेंगे वो देखें ज़रा। हमें कॉस्ट दी हुई थी 21750, साल्वेज वैल्यू भी हमारे पास जो दी हुई थी वो 2250 दी हुई थी, और लाइफ भी हमारे पास क्या हुई थी 4 ईयर दी हुई थी। तो हमने सिंपली क्या किया, अपना जो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला हमने, और अपना जो बुक वैल्यू ऑफ मशीन थी या एसिड थी वो हमने क्या फाइंड कर ली 12,000। अब उसके बाद हमने जो रिवाइज्ड एस्टिमेट वाली वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ये देखें ज़रा, हमने जो साल्वेज वैल्यू हमें जो रिवाइज एस्टिमेट के लिए दी हुई है वो क्या दी हुई है 18,000 हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, 1800 हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो देखें ज़रा, हमें जो वैल्यू दी हुई है, अब ये तीसरी लाइन में हमारे पास ये दी हुई है। देखें ज़रा क्वेश्चन में पढ़े जाके, सुप्रीम डिटरमाइंस दैट मशीन है 3 more years ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर विच इट हैव एस्टिमेटेड 1800 साल्वेज वैल्यू। तो 1800 हमारे पास क्या है साल्वेज वैल्यू है, और यहाँ पे एक से मैंने ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। तो हमारे पास जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है, अब 3 years है, 3 more year है। और जो हमने अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट फाइंड करनी होगी उसका फार्मूला क्या होगा, मतलब ये हमारे पास रिवाइज्ड हम यहाँ पे जो एस्टिमेट होगा उसका फार्मूला लगाएंगे। उसका फार्मूला क्या होगा, पहले तो हम कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू लगाते थे, अब हमने क्या लगाना है BVA माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। मतलब जो हमारे पास BVA होगा, बुक वैल्यू ऑफ एसिड होगा, उसको माइनस कर देंगे रिमेनिंग साल्वेज वैल्यू से, डिवाइडेड बाय हम लाइफ कर देंगे। तो हमारे पास BVA हमने फाइंड किया है 12,000, उसको तो माइनस कर दिया हमारे पास जो 1800 है इसमें से, और डिवाइड कर दिया जो हमें लाइफ थी, तो 3400 हमारे पास क्या आ गया पर ईयर डेप्लीशन हमारे पास कॉस्ट आ गए। हम इसको डेप्रीसिएशन कॉस्ट नहीं कहेंगे, अब डेप्लीशन कॉस्ट कहेंगे। तो वो हमारे पास कितने आ गए 3400। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का हमारे पास रिक्वायरमेंट बी है, हमने रिक्वायरमेंट ए सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट बी है। तो रिक्वायरमेंट बी हमने अब कुछ देर पहले हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हमने करना क्या है इसमें। सबसे पहले हमने जो हमें वैल्यू दी है वो कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 65500 दी हुई है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है 35284। ये हमें जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें गिवन दी हुई थी। ये हमारे पास 65500 हमारे पास फर्स्ट लाइन में ही गिवन है, और जो 35284 ये हमें सेकंड लाइन में स्टार्ट में दी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन की हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में फाइंड क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने अपना जो उन्होंने कहा है कि मशीन इज सोल्ड फॉर 25343 कैश, तो हमने इसमें एंट्री पास करनी है अपनी। तो इसमें हमने सबसे पहले अपना BVA फाइंड कर लेना है। BVA हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने फार्मूला पहले भी देखा, कॉस्ट माइनस साल्वेज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट हमारे पास जो कॉस्ट हमने ओल्ड मशीन की थी वो 65500 थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35284 जो हमने अभी ऊपर लिखी। तो बुक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30216। अब हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 लेनी है जो हमें, इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नंबर बी है इसमें हमें मजीद 3 रिक्वायरमेंट और दी हुई हैं। तो हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखी अपनी, उसमें हमें कहा गया था कि मशीन इज सोल्ड फॉर 25343 कैश। अब हमने 25343 कैश लिख लिया, और इसमें हम अपना एंट्रीज पास करनी है इसमें भी। सबसे पहले हमने पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बना लिए, और उसके बाद हमने जो हमारे पास मशीन की असल कॉस्ट थी, जो ओल्ड मशीन की कॉस्ट थी वो हमने लिखी, वो कितनी थी 65500। और उसके बाद हमने जो कैश था वो कितना लिखा, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, क्या मशीन इज सोल्ड फॉर 25343 कैश, तो हमने वो कैश लिख लिया। और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लिखा, जो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था वो कितना गिवन था 35284, वो हमें लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद इसमें से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर हमारे पास अगर वैल्यू हमारे पास माइनस में है तो हमारा क्या होगा, गेन होगा। अगर हमारे पास ऐड में पॉजिटिव में है तो वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया,
60 के करीब करीब आएगा हमारे पास, और ये हमारे पास है 65। तो हमने इन दोनों को जब माइनस करेंगे, 65 को जब हम 60 से माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो पॉजिटिव में जब आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे अब जो जितना भी लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, 4873 वो हम लिख देंगे। और ये एंट्री अब आपने याद रखनी है, कैश सबसे पहले लिखना है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है, और जो हमें मशीन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होगी वो लिखनी है आपने। और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव में आंसर है वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अगर नेगेटिव में आंसर है तो वो गेन होगा। और गेन कहाँ आएगा हमारे पास, गेन हमारा आता है क्रेडिट साइड पे। तो गेन आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, और लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। ये बात है आपने याद रखनी है हमेशा। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमें क्या कहा गया, हम रिक्वायरमेंट नंबर अपनी 2 पढ़ते हैं। उसमें हमें कहा गया मशीन इज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू ईयर मशीन हैविंग 86125 कैश प्राइस, 31912 ट्रेड इन अलाउंस इज रिसीव्ड एंड द बैलेंस इज पेड इन कैश। एज्यूम द एसेट एक्सचेंज लैक्स द कमर्शियल सब्सटेंस। अब इसमें लैक, जब कमर्शियल सब्सटेंस की बात आ जाएगी, जब हम कहते हैं कि हमारे पास लैक कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो हम जो एंट्री पास करेंगे उसमें हमारे पास जो हम लॉस या गेन की बात करेंगे वो हम एंट्री में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब जो हमने कैश और लॉस करना होगा हम अपनी कैलकुलेशन जो हमने अभी ऊपर की है वो उस कैलकुलेशन में करेंगे। अब जब वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमें कहा गया कि एसेट एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तो हमने जो एड लॉस होगा वो हमने एंट्री में पास नहीं करना होगा। लेकिन जब वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर 3 में जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि एसेट एक्सचेंज एज कमर्शियल सब्सटेंस, तो हमारे पास जब इसमें बात आ जाएगी तो हम लॉस या गेन जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, एंट्री में पास करेंगे अपना। तो हम अब सबसे पहले हम अपने रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखते हैं। उसमें हमने जो सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करनी है, हमने लॉस और गेन निकालना है। तो लॉस और गेन निकालने के लिए सबसे पहले हमने कैश देखा, कैश कितना था हमारा 86125, और ट्रेड इन अलाउंस हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 31925। तो हमने क्या सबसे पहले निकाली है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। बुक वैल्यू ऑफ एसेट हमने निकाल ली, जो हमने पहले भी निकाली है वो हमारे पास क्या है 301216। अब हमने गेन और लॉस फाइंड करना, तो गेन और लॉस का फार्मूला क्या होगा, BVA माइनस ट्रेड इन अलाउंस। तो ये अपने फार्मूला याद रखना है गेन और लॉस का। तो अगर ये हमारे पास गेन माइनस में है तो हमारे पास क्या होगा, गेन होगा। अगर आंसर हमारे पास माइनस में है तो हमारा गेन होगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव में है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। मैंने आपको पहले भी पीछे बात बताई है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो BVA माइनस ट्रेड इन अलाउंस है। तो BVA हमारे पास वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, BVA ये जो हमारा निकाली है 30216, और इसको माइनस कर देना आपने जो ट्रेड इन अलाउंस की वैल्यू है 31912। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर किस में है, माइनस में है। तो माइनस में आंसर है तो हमारा क्या है, ये गेन है। अब आपने कॉस्ट निकालनी है न्यू मशीन की। तो आपने क्या करना है, जो एक्चुअल कॉस्ट है 86125 उसको माइनस कर देना है गेन से। तो आपने क्या, जब इनको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है वो कितनी आ गई 84425। तो ये 84425 ये आपने क्या करना है, एंट्री में लिखना है। अब न्यू मशीन की हमारी कॉस्ट क्या है 84425। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें क्या दिया गया था 35284। ओल्ड मशीन की वैल्यू क्या थी हमारी 6550। और कैश हमने जब फाइंड किया तो कैश हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमें दिया गया था 86125 हम इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 31912 को, जो हमें कैश दिया था क्वेश्चन में और जो हमें ट्रेड इन अलाउंस दिया था क्वेश्चन में। जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी हमारी, इन दोनों में हमें ये वैल्यू दी हुई, तो हमने इन दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो कैश है वो क्या आ गया, हमारे पास कैश हमारा क्या आ गया 54213। अब यही आपने एंट्री पास कर देनी है इसी क्वेश्चन में। मतलब जब बात की गई हो लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, जब लैक कमर्शियल सब्सटेंस की बात आएगी तो आपने क्या करना है, जो गेन और लॉस है वो पहले फाइंड करना है, और जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है वो निकालनी है। उसके बाद आपने न्यू मशीन की कॉस्ट पुट करनी है, और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओल्ड मशीन और कैश, इस तरह एंट्री पास करके आपने ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। उसके बाद जब हम अपना रिक्वायरमेंट नंबर 3 देखते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में वो कहता है कि द मशीन इज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू ईयर मशीन हैविंग द 86125 कैश प्राइस टू हमारे पास इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो है 23
23393 trade in allowance is received and the balance is paid in cash. Assume the asset exchange has the commercial substance. मेरे पास कुछ लफ्ज़ मिटे हुए थे, इस वजह से मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, तो सॉरी। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट जो हमने एंट्री पास करनी है वो हमने जो हमें अब कहा गया था कि हमारे पास जो कमर्शियल सब्सटेंस है वो एक्सचेंज एसेट एक्सचेंज वो किस तरह है, वो हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस से एसेट एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने लॉस और गेन अपना एंट्री में ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एंट्री किस तरह पास की है, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो हमें दी गई थी वो हमने सबसे पहले अपने लिख दी। उसके बाद ओल्ड मशीन की वैल्यू लिख दी, ओल्ड मशीन की वैल्यू जो हमें दी गई थी 6550 ये लिख दी। और कैश हमने किस तरह निकाला, जो हमें रिक्वायरमेंट नंबर 3 में वैल्यूज दी गई थी कैश की और ट्रेड इन अलाउंस की, इन दोनों को हमने माइनस किया। हमारे पास कैश की वैल्यू क्या आ गई 62732। अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर जहाँ पे आपने देखने हैं जहाँ पे वैल्यू कम आ रही होगी आपने वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 है। तो अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूँगा, मतलब ये इन दोनों को ऐड करने से क्या आया 10, इन दोनों को ऐड करने से क्या आया 12 आया। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। मतलब इन दोनों को माइनस करने से 2 आएगा, तो 2 क्या आएगा हमारा लॉस आएगा। तो मतलब जो लॉस होगा वो मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड पे लिखूँगा। और क्योंकि हमारे पास जो लॉस आएगा वो कहाँ आएगा, या इस साइड पे आएगा। मतलब हमने दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है इक्वल करना है ना, मतलब यहाँ पे भी 12 करना है और यहाँ पे भी हमने 12 करना है। तो दोनों को जब 12 करना होगा तो उसके लिए 2 यहाँ पे हमें रिक्वायर है, तो 2 हम कहाँ लिखेंगे, लॉस में जाके लिखेंगे। तो लॉस में हमने जाके लिख दिया जो हमारा अकॉर्डिंग टू, अगर हम अपना क्वेश्चन देखें हमारे पास 10 12 तो नहीं आएगा ना, तो हम अगर हम अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या आएगा, वो 6823 हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और ये जो एंट्रीज़ है मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एंट्रीज़ जिस तरह पास की हुई हैं मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीन ओल्ड और कैश, ये आपने इस तरह याद कर लेनी है। अगर इसमें अभी हमारा पेपर जो है पूरे 100 मार्क्स का हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें आपको क्वेश्चन हो कि क्यों, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है। और अगर यार आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर तो लाजमी कर देना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे अपना जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।